हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे मास्टर्स के लिए एक अच्छा प्लान और एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन को बनाएं। जनरली ये माना जाता है कि अगर आप यूएसए में मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस एक साल पहले शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस 2022 साल के अगस्त में जाने वाला हूं तो फिर इसका जो प्रोसेस था वो 2021 अगस्त में ही स्टार्ट हो चुका होगा। और ये काफ़ी हद तक सही है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही टीडियस है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और एक हमें प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज मैं इसी बात पर डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके क्या क्या वेरियस कंपोनेंट्स हैं और किस किस महीने में आपको क्या क्या चीज़ों का कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको एक कॉस्ट एस्टिमेशन भी दे पाऊँ कि किस पॉइंट पे आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है, चाहे वो किसी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ीस की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की बात हो, चाहे एक एडमिट आने के बाद आपके वीज़ा प्रोसेस की बात हो। तो डिस्कस करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स की। तो फिर जो पहला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका रिज्यूमे। और सेकंड जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है आपका LOR, जो कि है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। डिटेल में मैं आगे बात करूँगा, अभी मैं बस आपको कंपोनेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ। थर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका SOP, विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और चौथा ऑफ कोर्स हमें बहुत सारे टेस्ट देने की भी ज़रूरत होगी। वो कौन कौन से टेस्ट होंगे और हमें कितना स्कोर एस्टिमेशन करना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। फिफ्थ कंपोनेंट है जो कि मैं बोलूँगा कि ऑप्शनल है, जो कि है रिसर्च वर्क। अगर आपने कुछ रिसर्च वगैरह पब्लिश कर रखा है तो फिर एक स्लाइटली एडवांटेज हो सकता है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास रिसर्च है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो बैचलर डिग्री है किसी भी एक डोमेन में हो सकता है, उससे ही काफ़ी काम चलने वाला है। तो रिसर्च वर्क होना कोई कंपलसरी नहीं है। और सिक्स्थ जो कि आपके एडमिशन्स के बाद आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जैसे कि I-20 एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि आपका कितना ट्यूशन फ़ी होने वाला है एक साल का और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली है। इस तरह की चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट्स को और उनके वेरियस एस्पेक्ट्स को हम समझने की भी कोशिश करते हैं। तो जो पहला मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया वो है रिज्यूमे। रिज्यूमे एक ऐसा पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें आपकी पूरी, बोलते हैं ना कि कुंडली लिखी होती है कि आपने कब आपने 10th 12th करी है और कब आपने बैचलर्स किए हैं, आपके क्या स्कोर्स हैं, आपने कौन से स्कूल में कौन से सन में कर रखा है। ओके, और इसके साथ ही इसमें ये भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि अगर आपके पास आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, अगर आपके पास कुछ रिसर्च वर्क है तो वो कैसे हैं, आपके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर ये भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अभी तक के आपके जर्नी में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को टू द पॉइंट कंक्लूड किया जाता है। एक या दो पेज ही इसका लेंथ होता है। मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे में वर्क करना स्टार्ट कर दें अगस्त से। अगर आप अगले अगस्त में जा रहे हों तो इस अगस्त से एक साल पहले वर्क करना स्टार्ट कर दें। और इसके साथ ही प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा LOR होना चाहिए। LOR का मतलब होता है, जो कि मैं सेकंड डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहा हूँ अभी, LOR का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पेपर होता है जो कि आप नहीं लिखते, आपके लिए कोई आपका या तो कलीग हो सकता है, या आपका मैनेजर हो सकता है, या आपका प्रोफेसर हो सकता है, जिसने आपके साथ काम किया हो, आपके बारे में जानता हो, आपके साथ समहाउ वो कनेक्टेड रहा हो, आपके बारे में वो अच्छी अच्छी बातें या फिर जैसी भी बातें हो आपके बारे में लिख सके। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑफ कोर्स वो अच्छी बातें ही होंगी कि हाँ, आप प्रोफेसर्स अगर आपके बारे में कुछ रिकमेंड कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। वो ज़रूर लिखेंगे कि हाँ, ये मैंने इस बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ाया है और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग और फोकस स्टूडेंट रहा है, या फिर इस तरह की बातें से मैनेजर्स पे भी अप्लाई होती है। अगर आपने किसी भी एक कंपनी में काम किया हुआ है तो इस तरीके से इसकी इम्पॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ देखती हैं कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किससे आया है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं।
क्योंकि वो आपके साथ लाइफ में कनेक्टेड रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बेटर जजमेंटल डिसीजंस देते हैं। आते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट में, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट document throughout all the documents that we have discussed so far, which is statement of purpose. इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात ये बताऊंगा कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ में जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो आई वॉज रियली अमेज्ड। क्यों? क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है कि आप एक टेस्ट देते हो जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी या फिर आपके स्किल्स को देखते हैं। ओके, आपने अगर 90% स्कोर किया तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, 80 किया है तो ठीक हो। तो इस तरीके की क्राइटेरिया सेट करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ओके, लेकिन जब बात यूएस यूनिवर्सिटीज़ की आती है, I'm not in the place to comment about the other countries, but I know about the US universities, क्योंकि मैंने खुद ही अप्लाई किया हुआ है, मैं खुद ही इनसे गुजरा हुआ हूँ। तो US यूनिवर्सिटीज़ वाले लोग एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मार्क्स को ही वेटेज नहीं देते हैं, बल्कि वो इस चीज़ की भी वेटेज देते हैं कि आप क्या सोचते हो, जिससे आप रिकमेंडेशन ले रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो थर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि आप उसमें ये चीज़ लिखते हो कि आपके फ्यूचर्स को लेकर आपका क्या प्लान है, आप लाइफ को लेकर क्या सोचते हो, आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हो, कैसे आपकी लाइफ बदलेगी इस प्रोग्राम को लेकर, वाई ओनली दिस यूनिवर्सिटी, वाई ओनली दिस प्रोग्राम, एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू वर्क विद एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, देन वाई ओनली दिस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक और प्रोफेसर। आपकी शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ओके, तो वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखने की, बट एक बिग पिक्चर में आप बस अपने प्लान्स लिखते हैं कि इस कोर्स के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें लिखने का मौका मिलता है, जिसमें मुझे लगता है आप एक बेटर अपने आप को गाइड कर पाते हो कि हाँ, ये प्रोग्राम मेरे लिए है। ओके, बट यहाँ पर हमें एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हाँ, हम अपनी चीज़ों को लिख पाएँ, और लिटरली वो इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि आपके स्कोर्स कम है तो आप उस चीज़ को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, मेरा स्कोर्स कम क्यों है इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। तो इसलिए इसका जो एक रेंज है वो बहुत ही वाइड है। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एक वर्ड लिमिट भी दी जाती है, तो उस वर्ड लिमिट में आपको सारी अपनी बातों को प्रेजेंट करना एक अच्छा राइटर बनाता है, और वो स्किल आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बताने का मौका मिलता है। इस वजह से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके यूएस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। फोर्थ, ऑफ कोर्स जब हम किसी भी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो वो टेस्ट कोर्स तो मांगेंगे डेफिनेटली। तो अगर आप स्पेशली यूएसए जा रहे हो मास्टर्स के लिए, आपको 2 तरीके के एग्ज़ाम्स देने होंगे। ओके, तो पहला जो है उसको हम बोलते हैं जीआरई एग्ज़ाम। जीआरई का मतलब है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इसमें आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, आपकी इंग्लिश स्किल्स, इन पर आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आपको एग्ज़ाम देना होगा, और 340 नंबर का ये पूरा एग्ज़ाम होता है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट 310 प्लस 315 या 320 के करीब आ गया तो बहुत ही अच्छा है। आफ्टर जीआरई आपको जो सेकंड टेस्ट देना होगा वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इसमें बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप आईएलटीएस के साथ जा सकते हो, या तो आप टोफल के जा सकते हो। तो आप यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पर जाकर ज़रूर चेक करें कि इन दोनों में से क्या दोनों एक्सेप्टेबल है, या फिर हमें कोई एक के साथ ही जाना है। बट मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया है, यूएस यूनिवर्सिटीज़ में दोनों ही एग्ज़ाम इक्वली एक्सेप्टेबल है। तो फिर इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। और जो जीआरई की टोटल कॉस्ट होती है इंडिया में वो है 16,000 के करीब, और क्योंकि मैंने आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था तो आईएलटीएस एग्ज़ाम का कॉस्ट था 15,500। और आईएलटीएस में बैंड का सिस्टम होता है, स्कोर्स जो है बैंड में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जो मैक्सिमम अचीवेबल बैंड है वो है 9, और एटलीस्ट 6.5 अगर आपके पास है, इस केस में आप गुड टू गो हैं। और
और इससे कम है तो आप ज़रूर यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जाकर चेक करिए कि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मेक श्योर कि आप अगस्त तक रिज्यूमे, एसओपी और एलओआर तीनों पर वर्क करना स्टार्ट कर दें और ट्राई करें कि एंड ऑफ अगस्त आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट रेडी हो। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीना आप लीजिए जीआरई और आईएलटीएस या फिर टोफल एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। आप उनके वेबसाइट में जाकर चेक करिए और आप अपने हिसाब से अपने एग्ज़ाम का स्लॉट चूज़ करिए और टेस्ट दीजिए। तो मेक श्योर कि नवंबर के एंड तक आपके पास ये सारे टेस्ट कोर्स रेडी हो विद रिज्यूमे, एलओआर एंड एसओपी। यूएस यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है कि वो एप्लीकेशंस जो ओपनिंग फर्स्ट फेज़ का जो ओपनिंग डेट है वो नवंबर के एंड या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग तक मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है ओपन हो ही जाती है। तो अगर आपके नवंबर एंड तक आपके पास अगर एग्ज़ाम्स रेडी हैं तो फिर आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और अप्लाई करना भी इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी सारा आपका कॉस्ट लगने वाला है, क्योंकि फ्री शायद कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बट आप टॉप रैंक्ड या फिर कुछ भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली वो चीप तो नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन के टाइम पे भी आपसे वो समटाइम 50, 60 और 100 आई हैव सीन यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आपको $150 तक भी देना पड़ सकता है पर यूनिवर्सिटी। तो फिर मेरे हिसाब से आपके करीब 50 to 60,000 एटलीस्ट अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर अप्लाई करते हो तो आपके लगने वाले हैं। डेफिनेटली आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में तो नहीं अप्लाई करने वाले हैं, करेंगे तो कुछ सेफ ऑफर रखते हुए भी 6 to 8 यूनिवर्सिटीज़ में तो आप अप्लाई करोगे ही, ओके। तो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दिया है एंड ऑफ नवंबर और स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, ओके। और यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करने की जो डेडलाइन रहती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की जैन एंड या फिर फरवरी एंड तक रहती है। आपके पास ये 3-4 महीने का अगर आप नवंबर को भी कंसीडर करोगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 4 महीने का जो एक टाइम रहता है वो आप मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। और फरवरी के बाद हमें जो भी हार्ड वर्क हमने पुट किया है रिज्यूमे से लेके अपने टेस्ट स्कोर से लेके अप्लाई करने तक, इसका रिज़ल्ट आने का जो है वेट करना डेफिनेटली इजी नहीं होता है। मतलब हमने 6 to 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रखा है और अभी तक कुछ सुना ही नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिसीज़न कि मार्च से आने शुरू हो जाएंगे, ओके। लेट्स सपोज़ आपको सारी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गई, ओके। इसके बाद क्या होगा कि आप उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च करोगे और उनमें से आप किसी न किसी एक को फाइनल करोगे, ओके। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आप फाइनलाइज़ करोगे आपको वहाँ के लिए सफिशिएंट फ़ंड दिखाने होंगे कि हाँ मेरे पास इतना अमाउंट है, बैंक बैलेंस है या फिर एजुकेशन लोन है या फिर कोई भी मोड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है दिखाने के लिए। जो भी वो एक्सेप्ट करते हो आप वो वेबसाइट में इजीली उनके देख सकते हो कि मैं क्या सोर्स ऑफ इनकम उन्हें दिखा सकता हूँ। जब आप उन्हें सोर्स ऑफ इनकम दिखा देंगे कि मेरे पास फ़ंड है एजुकेशन करने के लिए, तब आपको वो एक डॉक्यूमेंट देंगे और वो डॉक्यूमेंट है I-20। I-20 एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसी से हम अपने नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं जो कि है वीज़ा एप्लीकेशन का। तो I-20 लेने तक का जो प्रोसेस था उसमें डायरेक्टली हम यूनिवर्सिटीज़ से डील कर रहे थे कि हाँ एडमिट आएगा कि नहीं आएगा, अप्लाई करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब कब चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी I-20 आ चुका है तो हमें वीज़ा के प्रोसेस पे जाना है और वीज़ा के प्रोसेस पे जाना भी अगेन इट नीड्स सम मोर मनी। जब आपके पास एक I-20 आ जाएगा तो आपको पहला काम जो करना है वो है अपॉइंटमेंट ढूंढना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी वीज़ा इंटरव्यू के लिए या फिर वीज़ा प्रोसेस के लिए अपने पास स्लॉट्स देखने पड़ेंगे, ओके। तो फिर स्लॉट बुक करने का भी एक कॉस्ट रहता है, वो है अराउंड 12,500 जस्ट फॉर गेटिंग अ स्लॉट,
ओके। और जब आपको I-20 मिलता है तो उसमें एक पर्टिकुलर आईडी होती है, उसे हम सेविस आईडी के नाम से जानते हैं। तो इस सेविस आईडी को भी हमें एक्टिवेट करना पड़ता है और उसका हमें अगेन कॉस्ट देना पड़ता है विच इज़ कमिंग अराउंड 28,000। ओके, तो ये 12.5 और 28,000 ये दोनों अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है अपने वीज़ा प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। और इस तरीके से ये सारा प्रोसेस आप मान लो कि मार्च में अगर आपके पास एडमिट आता है तो फिर आप मई तक ये सारा प्रोसेस आप इनिशिएट कर देते हो और आप स्लॉट्स को देखना शुरू कर देते हो। यूएस का जो स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस रहता है वो अगेन थोड़ा सा लेंथी है। ओके, और इसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है और ये बेसिकली 2 फेसेस में होते हैं। पहले फेसेस में आप अपने कंसुलेट या फिर एम्बेसी में जाते हो, वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स अपने फ़ोटो को क्लिक करवाते हो। ओके, जो कि आपके वीज़ा में लग कर आने वाला है। ये आपका प्रोसेस होता है उस दिन फर्स्ट डे। और आपके पास और उसके बाद आपका सेकंड फेज़ में आपको अगेन फिज़िकली ही प्रेजेंट होना पड़ता है और वहाँ पर 1-to-1 होता है इंटरव्यू, जो कि किसी न किसी एक अमेरिकन ही लोगों के साथ इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे सवाल पूछते हैं कि आप एक लेजिट पर्सन हो कि नहीं है, आपका इंटेंशन क्या है, why you want to go to USA, okay, why only this university, why this course, और आप अपने फ़ंड को कैसे अरेंज कर रहे हो। तो बेसिकली वो बस आपको ये चेक कर रहे हैं कि आप एक लेजिट पर्सन हो या नहीं हो, या फिर आप बस इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट यूएस जाना चाहते हो। आपको पूरी तरीके से जज करते हैं और अगर आप इन सारे बैरियर्स को क्रॉस कर लेते हो तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। द गुड पार्ट इज़ कि मैं ये इन सारे प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ और रिसेंटली मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। और अगर आप लोग उस पे वीडियो चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाने पड़े थे, तो मैं डेफिनेटली उस पे वीडियो बनाऊंगा। और बताइएगा आप लोगों को कि कैसा लगा ये वीडियो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मैं बहुत सारे सिमिलर कंटेंट लाने वाला हूँ अपने जर्नी से रिलेटेड, अपने मास्टर्स से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।